वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, उसके बाद उस नाभिक के अवयव में ही नाभिक के गुण चल रहे थे, उसमें नेक्स्ट पॉइंट डालिए नाभिक का कोणीय संवेग। क्वेश्चन हो गया था वो पूरा, नाभिक का कोणीय संवेग, ये हेडिंग डाली है और उसके बारे में देखते हैं कि नाभिक का जो कोणीय संवेग है वो कितना होता है। तो हेडिंग डालें और इधर देखें, कोणीय संवेग से मतलब क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करें। कोणीय संवेग से मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई पार्टिकल सीधी रेखा में गति कर रहा है, अगर ये पार्टिकल है वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसके पास जो संवेग होगा वो कौन सा संवेग होगा, रेखीय संवेग होगा। लेकिन अगर यही पार्टिकल एक वृत्तीय पथ में गति करे, ये पार्टिकल एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो उसके पास कौन सा संवेग हो जाएगा, उसके पास संवेग होगा कौन सा, कोणीय संवेग। कौन सा संवेग होगा उसके पास, कोणीय संवेग। इस तरह से हमें उस कोणीय संवेग के बारे में पढ़ना है, लेकिन किसका, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन उपस्थित हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो नाभिक का कोणीय संवेग से मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कोणीय संवेग से। तो देखिए जिस तरह से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, दो प्रकार के मोशन करता है। कौन कौन सी, एक तो वो कक्षीय गति करेगा नाभिक के चारों, और एक वो कौन सी मोशन करेगा, स्पिन मोशन, इस तरह से करेगा, और एक चारों ओर मोशन करेगा। इस तरह से उसकी दो गतियां होंगी, एक तो कक्षीय गति और एक प्रचक्रण गति, और दोनों ही वृत्तीय पथ में है, इसलिए दोनों से रिलेटेड उसका क्या होगा यहाँ पर, प्रचक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग। प्रचक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय गति की वजह से कक्षीय कोणीय संवेग, और प्रचक्रण गति की वजह से कौन सा संवेग होगा उसका, प्रचक्रण कोणीय संवेग। इस तरह से तो नाभिक के कोणीय संवेग के लिए अगर हम बात करें तो नाभिक में भी क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी उनकी भी कक्षाएं होती हैं। जिस तरह से ये न्यूक्लियस है हमारे पास, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी भी क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इस तरह से वो भी क्या करते हैं, कक्षीय गति करते हैं, और कक्षीय गति करने के साथ साथ कौन सी भी मोशन करते हैं, वो स्पिन मोशन भी करते हैं। तो दो मोशन हो गए उनके पास, एक तो कक्षीय गति और एक प्रचक्रण गति। तो उन दोनों की वजह से भी वहां पर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, कक्षीय कोणीय संवेग और प्रचक्रण कोणीय संवेग, दोनों संवेग वहां पर उपस्थित होंगे। तो उन संवेग के बारे में हमें देखना है कि अगर उसका जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अगर कक्षीय गति कर रहे हैं तो उनका जो कक्षीय कोणीय संवेग है, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो होगा, कक्षीय कोणीय संवेग को यदि हम L वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें तो वो होगा L इंटू L+1 H कट। इस तरह से ये होगा उसका कक्षीय कोणीय संवेग। अगर हम किसी विशिष्ट दिशा में बात करें तो किसी विशिष्ट दिशा Z में कक्षीय कोणीय संवेग, विशिष्ट दिशा Z में कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग की अगर हम बात करें तो वो कक्षीय कोणीय संवेग किसी विशिष्ट दिशा Z में कितना होगा, L वेक्टर इक्वल टू ml h कट। अब ml और स्मॉल l क्या है ये आपने पढ़े हैं, स्मॉल l कहलाती है यहाँ पर कक्षीय क्वांटम नंबर, कक्षीय क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या स्मॉल l कहलाएगी। जबकि ml आपने चार क्वांटम संख्या पढ़ी है इलेक्ट्रॉन के लिए, n l ml और s, इस तरह से पढ़ी है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये कक्षीय क्वांटम संख्या, और ये वाली चुंबकीय क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर जो ml है वो कक्षीय चुंबकीय क्वांटम नंबर, कक्षा से रिलेटेड है तो कक्षीय चुंबकीय क्वांटम नंबर इसको हम बोल देंगे कक्षीय चुंबकीय क्वांटम नंबर। तो किसी भी न्यूक्लियॉन का जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो कितना होता है, ये होता है क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो आप कितना लिखते हो, mvr, संवेग इंटू दूरी, संवेग इंटू दूरी कोणीय संवेग कहलाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो कक्षीय कोणीय संवेग होता है, प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है, वो कैसी क्वांटिटी है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, मतलब डिस्क्रीट है, वो डिस्क्रीट है, विविक्त है, छोटे छोटे समूह के रूप में है वो,
तो इसलिए उसमें हमने उसको क्वांटाइज कर दिया किस नंबर से, एल कक्षीय क्वांटम नंबर से। तो यहाँ पर कक्षीय कोणीय संवेग ये है और विशिष्ट दिशा कोई में हम एक विशिष्ट दिशा ले रहे हैं जेड, उसमें अगर हम बात करें तो कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा, एल इक्वल टू एम एल एच कट। और इसी तरह से वो प्रचक्रण गति भी कर रहे हैं, स्पिन मोशन भी कर रहे हैं। तो स्पिन मोशन होने की वजह से उनका कौन सा संवेग होगा, प्रचक्रण कोणीय संवेग। कौन सा संवेग, प्रचक्रण कोणीय संवेग। तो प्रचक्रण कोणीय संवेग कितना होगा, इस चीज को देखने की हम कोशिश करते हैं कि प्रचक्रण कोणीय संवेग को स्पिन की वजह से हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एस वेक्टर से। वो भी सेम इसी की तरह होगा लेकिन क्वांटम नंबर अलग होगा, स्मॉल एस प्लस वन, स्मॉल एस प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा एच कट। इस तरह से हो जाएगा, जहां पर स्मॉल एस क्या कहलाती है, ये प्रचक्रण क्वांटम नंबर। क्या कहलाएगा ये, प्रचक्रण क्वांटम नंबर, प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाएगी इस तरह से। और यदि हम किसी विशिष्ट दिशा में बात करें, कोणीय संवेग विशिष्ट दिशा में, विशिष्ट दिशा में हमने उसका घटक ले लिया जेड कंपोनेंट, इस तरह से लिखा जाता है एल जेड, या एल वेक्टर ब्रैकेट लगाकर जेड लिख सकते हो। तो एम एल एच कट इस तरह से। और एम एल की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है, एम एल इक्वल टू, और यहाँ पर एम एल की जो वैल्यू है माइनस एल से प्लस एल। ऐसे तो पढ़ते थे आप कि एन की वैल्यू 0 1 2 3 0 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 कक्षा है, तो कक्षा की संख्या 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। ये कक्षीय है, तो इसकी कितनी होती थी, दिगंशी क्वांटम नंबर जो बोलते थे इसको, n से लेकर 0 से n-1 तक क्या होती थी, l की संख्या होती थी। और ml की वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, -l से +l। इलेक्ट्रॉनों के लिए जब आप पढ़ते हो SPDF जो कक्षक पढ़ते हो, तो वहां पर जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे तो उनके लिए हम क्वांटम नंबर यूज करते थे उनके गुणों को जानने के लिए। तो वहां पर ml की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, -l से +l। और इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती थी हाफ, और इसको हम दो तरीके से बोलते थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। लेकिन s की वैल्यू तो हाफ ही होती है, उसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ होती हैं। वो ms की वैल्यू होती थी कि मतलब अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस हाफ, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज प्रचक्रण कर रहा है तो उसका क्या होगा, माइनस हाफ। इस तरीके से हम वहां पर लेते थे। तो स्मॉल s क्या है, प्रचक्रण क्वांटम नंबर। और किसी विशिष्ट दिशा z में अगर हम बात करें तो z के लिए जो प्रचक्रण कोणीय संवेग है उसको हमने s z से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, z ही क्यों ले रहे हैं हम, x क्यों नहीं ले रहे, y क्यों नहीं ले रहे। तो जनरली हम रेफरेंस फ्रेम मानकर चलते हैं। जनरली जो मेन जो बुक होती है उनमें जो रेफरेंस एक्सिस माना जाता है हमेशा वो z एक्सिस को ही लेकर चला जाता है। z एक्सिस को ही माना जाता है कि z एक्सिस को ही हम कौन सी एक्सिस मानते हैं, संदर्भ यानी कि रेफरेंस एक्सिस, अक्ष, संदर्भ अक्ष मानकर चलते हैं। और उसी की दिशा के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, उसका कोणीय संवेग। तो एस जेड कितना हो जाएगा, एम एस एच कट। यहाँ पर एम एल से रिलेटेड था, यहाँ एम एस से रिलेटेड, और एम एस की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, यहाँ पर माइनस एस टू स्मॉल एस -s2 टू प्लस एस। इस तरह से इसमें एम एस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी -s से +s तक। इस तरह से उसका कक्षीय कोणीय संवेग हो गया, उसका प्रचक्रण कोणीय संवेग हो गया। तो हम अगर उसके नेज कोणीय संवेग की बात करें किसी भी न्यूक्लियन की, कि उस न्यूक्लियन का नेज कोणीय संवेग कितना होगा, उसका नेज कोणीय संवेग है वो कितना होगा, उसके लिए अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, जैसे कि j वेक्टर, उसको हमने फुल को j से रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो l वेक्टर प्लस l वेक्टर s वेक्टर, यानी कि उसका कक्षीय कोणीय संवेग और प्रचक्रण कोणीय संवेग के योग के बराबर होगा। जिसका फॉर्मूला अब ऐसे नहीं कि आप पहले कक्षीय निकालो फिर प्रचक्रण निकालो, नहीं ऐसा नहीं करना है, सीधा ही इसका फॉर्मूला भी इसी के टाइप का ही है। इस तरह से कि j वेक्टर अगर हम इसको इस रूप में लिख दें, j इंटू j प्लस 1, और यहाँ पर आ जाए h कट, इसी रूप में फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। जहां पर j है वो कहलाता है कुल क्वांटम नंबर, कुल क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है कहां से कहां तक होगी, l प्लस s से l माइनस s तक,
L प्लस एस से L माइनस एस तक जो J की वैल्यू निकालनी है कुल क्वांटम नंबर की, वो कहां से कहां तक होगी, L प्लस एस से L माइनस एस तक। और किसी अगर हम विशिष्ट दिशा Z में अगर हम बात करें तो वो कहां से कहां तक वैल्यू हो जाएगी, तो इसके लिए J Z किसी विशिष्ट दिशा में इस तरह से, यहाँ ML यूज कर रहे थे, यहाँ MS यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम करेंगे कुल चुंबकीय क्वांटम नंबर जिसको हम बोलेंगे MJ H कट, जहां MJ क्या है, कुल चुंबकीय क्वांटम नंबर, क्या है, कुल चुंबकीय क्वांटम नंबर, कुल चुंबकीय क्वांटम नंबर, जहां mj की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी -j से +j तक। जिस तरह यहाँ पर -l से प्लस है, यहाँ -s से प्लस s, तो यहाँ पर भी करेगी सिमिलरली -j से +j। और j की वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे, l प्लस s से l माइनस s, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। मतलब इसके बीच में एक एक के अंतर पे जितनी भी वैल्यू उसकी मिलेंगी वो सारी की सारी वैल्यू किसकी होंगी, j की होंगी, स्मॉल j की। तो नाभिक का कोणीय संवेग हेडिंग डालकर इसमें लिखना प्रारंभ करें। नाभिक का कोणीय संवेग, और लिखें इसमें जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करने के साथ साथ, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करने के साथ साथ प्रचक्रण गति करता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करने के साथ साथ प्रचक्रण गति करता है, उसी प्रकार नाभिक में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन भी कक्षीय गति करने के साथ साथ प्रचक्रण गति करते हैं, कक्षीय गति करने के साथ साथ प्रचक्रण गति करते हैं। जिससे कि कक्षीय कोणीय संवेग होने के साथ साथ, जिससे कि कक्षीय कोणीय संवेग होने के साथ साथ प्रचक्रण कोणीय संवेग भी होता है, कक्षीय कोणीय संवेग होने के साथ साथ प्रचक्रण कोणीय संवेग भी होता है। अतः और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट इस तरह से डालकर, अतः किसी न्यूक्लियॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, फर्स्ट पॉइंट डालकर, अतः किसी न्यूक्लियॉन का कक्षीय कोणीय संवेग निम्न होगा, और इसको लिख दें, कक्षीय कोणीय संवेग निम्न होगा, और लिख दें इसको कंप्लीट, इस वाले फॉर्मूले को। और किसी विशिष्ट दिशा z के लिए कोणीय संवेग को हम लिखेंगे Lz से, इस पर वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि विशिष्ट डायरेक्शन हो गई। और यहाँ पर स्मॉल l के बारे में लिख देना, कक्षीय क्वांटम नंबर है, और ml है कक्षीय चुंबकीय क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कहां से कहां तक, -l से +l तक। इसको लिखें पूरा कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में। फिर आगे लिखेंगे प्रचक्रण कोणीय संवेग के बारे में। इसको लिखने के बाद सेकंड पॉइंट डालना प्रचक्रण कोणीय संवेग। क्या डालोगे, प्रचक्रण कोणीय संवेग। प्रचक्रण कोणीय संवेग के बारे में लिख देना, जहां प्रचक्रण कोणीय संवेग S वेक्टर इक्वल टू ये स्मॉल s प्रचक्रण क्वांटम नंबर है, किसी विशिष्ट, पूरी लैंग्वेज लिख देना है, किसी विशिष्ट दिशा z में प्रचक्रण कोणीय संवेग Sz इक्वल टू ms h कट होगा, और ms की वैल्यू जहां डिपेंड करेगी -s2 प्लस s, कहां से कहां तक, -s2 प्लस s। लिखें कंप्लीट इसको।
सेकंड पॉइंट को कंप्लीट करें और उसके बाद लिखेंगे फिर उसका कुल कोणीय संवेग थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट डालकर उसमें लिखना, अतः किसी न्यूक्लियन का नैज कोणीय संवेग निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अतः थर्ड पॉइंट करके किसी न्यूक्लियन का नैज कोणीय संवेग निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, J वेक्टर इक्वल टू L वेक्टर प्लस H वेक्टर, जहां J को लिख देना, J कुल क्वांटम नंबर है और J की वैल्यू यहां से यहां तक डिपेंड करेगी, और किसी विशिष्ट दिशा Z में, पूरी लैंग्वेज लिख देना, किसी विशिष्ट दिशा Z में JZ इक्वल टू MJH कर, और MJ किसका काम करेगा, कुल चुंबकीय क्वांटम नंबर का, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, MJ की वैल्यू -J से +J तक बिलोंग करेगी। इसको पूरा करते हैं ऐसे ही। प्रॉपर नोट्स बनाए, जो ऑनलाइन हो जाएगा उसको ऑफलाइन नहीं कराया जाएगा दोबारा, ये ध्यान रखना, इसलिए पूरा कंप्लीट करें, और रोजाना की जो आपकी डेली इसमें लेक्चर वीडियो जो डाली जा रही हैं उनको कंप्लीटली देखें और तरीके से देखें, ऑर्डर से देखें, क्रम से देखें। लेक्चर 1 लेक्चर 2 उसी हिसाब से डली हुई है। उसके यूट्यूब के होम आता है, उसके बगल में ही आता है वीडियोज का ऑप्शन। जब आप चैनल पर जाओगे तो वीडियोज का ऑप्शन आता है, उस वीडियोज के ऑप्शन में आप जाओगे तो उसमें क्रम से जो डली हुई वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप क्रम से उन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। वीडियोज ऑप्शन में जाकर वहां प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे, जितने भी लेक्चर हैं सभी डले हुए हैं वहां पर। ये शायद आपका लेक्चर 5 है, तो इससे पहले ऐसे नहीं कि बीच में से देखना प्रारंभ करें, स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से ही देखना शुरू करें और प्रॉपरली अपने नोट्स तैयार करें, तो बाद में कुछ नहीं कराया जाएगा। ये सोचें कि हम ऑफलाइन जब कॉलेज जाएंगे जब दोबारा से इन्हीं चीजों को कराया जाएगा इसलिए नहीं करें, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इससे आगे जितना भी हो जाएगा उसके बाद ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। नाभिक का कोणीय संवेग से मतलब क्या था, कक्षीय कोणीय संवेग, प्रचक्रण कोणीय संवेग और उसका टोटल कोणीय संवेग, जिसको हम बोल रहे थे नैज कोणीय संवेग, इस तरह से हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं नाभिक के कोणीय संवेग के बारे में। तो देखिए नाभिक में कौन कौन उपस्थित हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या या तो सम हो सकती है या दोनों की संख्या है विषम हो सकती है। एक तो यह स्थिति हो या फिर यह स्थिति हो, क्या कि एक सम हो और दूसरा विषम हो। तो बताओ, यदि द्रव्यमान संख्या सम है तो दोनों की संख्या किस प्रकार होनी चाहिए। यदि द्रव्यमान संख्या जो कितने के बराबर होती है, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर वो सम है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किस तरह से होने चाहिए उसमें, देखिए इस चीज को। एक द्रव्यमान संख्या है A, उसके आधार पर हम उसका नाभिक का कुल कोणीय संवेग, क्या है ये, नाभिक का कुल कोणीय संवेग, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये कैसा होगा। नाभिक का कुल कोणीय संवेग H कट का किस प्रकार से गुणांक बनेगा, ये है द्रव्यमान संख्या। क्या है ये, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या A, यदि A का मान, A कैसा है हमारे पास, पहले मान लेते हैं सम है। कैसा है, सम है। तो सम होने के लिए स्थिति क्या हो, उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या है यानी कि N, कैपिटल N जो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो कैसी हो, सम होने की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, या तो दोनों ही सम हो, तो जैसे दो ही प्रोटॉन है दो ही न्यूट्रॉन है, एक ऐसा आएगा सम, या दोनों ही अगर विषम हो तो जैसे 3 3 या 3 5, तो कैसी संख्या आती है, सम संख्या ही आएगी, क्योंकि A इक्वल टू कितना होता है n प्लस जेड। अगर ये कैसी संख्या है हमारे पास, सम है, तो उस स्थिति में n भी कैसा होगा, यदि हम पहली स्थिति लेकर चले सम हो और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो भी कैसी है, सम,
ये स्थिति हो सकती है। या सेकंड स्थिति हो सकती है कि n की संख्या कैसी है, विषम, और z भी कैसा है हमारे पास, विषम, इवन और ऑड, इस तरह से हम बोलते हैं इनको। तो यदि दोनों ही सम है तो a हमारे पास सम आएगा, और यदि दोनों ही विषम है तब भी हमारे पास द्रव्यमान संख्या है वो कैसी आएगी, सम आएगी। ठीक है, इस तरह से पहली स्थिति हम लेकर चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो यदि ये वाली स्थिति है जब इसमें सम संख्या में ये हैं और प्रोटॉन्स भी हैं वो सम संख्या में, एक चीज का ध्यान रखना कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अगर हम कक्षीय गति कर रहे हैं, वो कक्षीय गति करने के साथ साथ प्रचक्रण गति भी कर रहे हैं, तो दोनों की जो कक्षाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। प्रोटॉन्स की कक्षाएं अलग होती हैं और न्यूट्रॉन्स की जो कक्षाएं वो अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं। एक ही कक्षा में दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मोशन नहीं करते, उन दोनों की जो कक्षाएं हैं वो कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, मतलब वो एक दूसरे के साथ युग्मन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनों को तो भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, सभी सेम होते हैं। पी कक्षक में 3 होते हैं, उपकक्षक कैसे लिखते हो इनको, px py pz, इस तरह से नाम देते हो आप इनको, px py pz। तो उनका पहले समांतर चक्रण करते हो, फिर विपरीत चक्रण करके उनका युग्मन करते हो। इसी तरह से जहां पर इनका युग्मन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, उसी तरह से किनका भी युग्मन होता है, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों का भी तो क्या होता है, यहाँ युग्मन होता है। तो उस युग्मन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि n न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो सम है, तो सम है जैसे 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से युग्मन कर लेंगे, जिससे कि उसका कुल कोणीय संवेग का मान है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोटॉन्स भी सम है तो वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे, युग्मन कर लेंगे, जिससे कि वहां पर कुल कोणीय संवेग का मान है वो कितना आएगा, 0 हो जाएगा कुल कोणीय संवेग, क्योंकि एक ने अपोजिट होने की वजह से दूसरे का जो कोणीय संवेग है उसको कैसा कर दिया, निरस्त कर दिया। क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, एक दूसरे से खत्म कर दिया। तो यदि दोनों सम है तो 0 हो जाएगा। अब विषम इसमें है, जैसे 3 इसमें हुई, 5 इसमें हुई, एक इसका रह गया युग्मन से, युग्मन बिना, और एक इसका रह गया विषम है। जैसे 3 है तो 2 ने तो युग्मन कर लिया, एक रह गया। इसी तरह से विषम इसमें 5 है, जैसे इन दोनों ने युग्मन कर लिया, एक इसका रह गया, इस तरह से। तो ये आपस में युग्मन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपस में युग्मन ना होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ कोणीय संवेग हमें प्राप्त होगा, जो कि h कट का 1 टाइम्स, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स गुना हमें प्राप्त होगा, यानी कि पूर्ण पूर्णांक रूप में हमें जो कोणीय संवेग है वो प्राप्त होगा। कब, जब हम एक की संख्या कैसी लेकर चल रहे हैं, सम संख्या। और यदि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है वो कैसी है, ऑड है, विषम है। कैसी लेकर चल रहे हैं, विषम है। तो खुद सोचिए द्रव्यमान संख्या विषम कब होगी, खुद सोचकर चलिए कि ए विषम कब होगा, कि एक सम हो और दूसरा विषम हो। यदि हम मान रहे हैं कि प्रोटॉन तो कैसा है, सम है, और न्यूट्रॉन्स, जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जेड, ये तो सम है और ये कैसा हो, विषम हो, तो हमें कैसा आएगा, द्रव्यमान संख्या कैसी प्राप्त होगी, विषम प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सम जैसे कि 2 + 3 करेंगे तो 5 यानी कि विषम। या फिर उल्टा हो कि जेड तो क्या हो, ये विषम हो, जेड विषम हो और एन कैसा हो, अरे कैसा हो, एन सम हो, तब भी हमें ए है वो कैसा प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी, मतलब ऑड प्राप्त होगी। इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये इवन और ये क्या कहलाएगा, ऑड। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर ये सम है तो इन्होंने तो युग्मन कर लिया, लेकिन इसका एक रह जाएगा युग्मन किए बिना, तो उसके लिए जो उसका कोणीय संवेग है अर्ध विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरह से प्राप्त होगा, क्योंकि एक का बच जाएगा। इसी तरह से इसका भी एक बचेगा, ये तो युग्मन कर लेंगे, इसका तो खत्म हो जाएगा, इसमें बचेगा एक, उस एक की वजह से भी उसका अर्ध विषम पूर्णांक क्या बनेगा, दोनों का ही ये बनेगा। कुल कोणीय संवेग हाफ, h क्रॉस का कितना गुना, अर्ध विषम पूर्णांक गुना हमारे पास क्या बचेगा, कोणीय संवेग बचेगा। तो लिखना इसमें आगे, वहां तक पूरा कंप्लीट, तीनों पॉइंट के बाद इसी में लिखना, नाभिकीय कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है, नाभिकीय कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है एवं सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है एवं सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका मान
नियत रहता है या संरक्षित रहता है, कुछ भी लिख लेना। सभी नाभिकीय अपक्रियाओं में इसका मान संरक्षित रहता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग, सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग शून्य अथवा पूर्ण पूर्णांक होता है। शून्य अथवा पूर्ण पूर्णांक होता है। इनमें से वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या सम होती है, इनमें से वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सम होती है, उनके लिए कुल कोणीय संवेग का मान, उनके लिए कुल कोणीय संवेग का मान शून्य होगा। उनके लिए कुल कोणीय संवेग का मान शून्य होगा। कुल कोणीय संवेग का मान शून्य होगा एवं जिनके लिए दोनों की संख्या विषम होगी, उनके लिए कुल कोणीय संवेग का मान पूर्ण पूर्णांक होगा। एवं जिनके लिए दोनों की संख्या विषम होगी, उनके लिए कुल कोणीय संवेग का मान पूर्ण पूर्णांक होगा। पूर्ण पूर्णांक होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, जिन नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या विषम होती है, जिन नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या विषम होती है, उनके लिए कोणीय संवेग जे वेक्टर का मान, उनके लिए कोणीय संवेग जे वेक्टर का मान, उनके लिए कोणीय संवेग जे वेक्टर का मान अर्ध विषम पूर्णांक होता है। उनके लिए जी वेक्टर का मान अर्ध विषम पूर्णांक होता है। उनके लिए जे वेक्टर का मान अर्ध विषम पूर्णांक होता है। और उसके बाद इस टेबल को बनाएं, पूरा इसी तरह से बना दें। जो भी लैंग्वेज लिखी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस टेबल के अंतर्गत। इस टेबल को बनाएं यहां तक। लिखें इस टेबल को कंप्लीट, और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसको कंप्लीट करें पहले। पूरा कंप्लीट कर लें इसको। ठीक है, थैंक यू।